हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है STD 95 में। आज हम आप लोगों को क्लास 10th का साइंस का जो इम्पोर्टेंट सवाल है उसको हम बताने जा रहे हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें और फटाफट लाइक मारें। लाइव क्लास चल रहा है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, फटाफट लाइक मारें इसमें, ठीक ना। PDF में मिलेगा आपको 80 नंबर पक्का इसमें, समझ गए। आप लोग फटाफट लाइक मारें इसमें, समझ गए। फटाफट लाइक मारें, आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, ठीक ना। फटाफट लाइक मारें। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला आपका क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। पहला आपका प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या है, इसकी विशेषता को लिखिए। पहला क्वेश्चन है आपका प्रकाश क्या है, इसकी विशेषता को लिखिए। फटाफट लाइक मारें, फिर आपको क्वेश्चन मिलते जाएगा, समझ गए। उसके बाद देखिए इसका आंसर क्या है। प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है, उसे प्रकाश कहते हैं। देखिए प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त होती है, उसे ही क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। देखिए इसकी विशेषता क्या क्या है, इसकी विशेषता क्या है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए आप, इसकी विशेषता क्या है। पहला है प्रकाश एक ऊर्जा है, प्रकाश एक ऊर्जा है, ठीक। उसके बाद देखिए प्रकाश एक चुंबकीय तरंग भी है, प्रकाश एक चुंबकीय तरंग भी है। नेक्स्ट देखिए प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। फटाफट लाइक मारिए, फटाफट लाइक मारिए। आज का टारगेट है 50,000 लाइक होना चाहिए, 50,000, ठीक। नेक्स्ट देखिए आपका प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश कौन सी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। फटाफट लाइक मारिए, आपको मिलते जाएगा क्वेश्चन, ठीक ना। चलिए उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन आ गया आपका, दूसरा क्वेश्चन आपका आ गया प्रतिबिंब क्या है। प्रतिबिंब क्या है, पहले इतना को आपका डिफिनेशन देना है। जिस तरीका से यहाँ पर लिखा हुआ है इसी तरीका से आपको बोर्ड में लिखना है। 100% आपका सवाल मिलेगा इससे, ठीक ना। 100% मिलेगा और आपका 100% सही भी होगा, इसी तरीका से लिखना है। प्रतिबिंब क्या है, तो प्रतिबिंब लिख कर डैश, उसके बाद लिखना है आंसर। देखिए किसी बिंदु स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। आप लोग तो इसका परिभाषा जानते होंगे पहले से, अपने स्मार्ट हैं। चलिए आगे देखिए लाइक मारिए, लाइक मारिए, फिर पता चलेगा, लाइव क्लास है। देखिए प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब। फटाफट लाइक मारिए, ठीक ना। उसके बाद हमको भी मोटिवेट मिलता रहेगा, आप लोग लाइक मारते हैं। देखिए पहला है वास्तविक प्रतिबिंब, किसको कहेंगे, किसी बिंदु स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के, है ना, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए किसी बिंदु स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक ना। तो कोई स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर जाकर के मिलती है उसे क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे कि इधर से गया, इस बिंदु पर मिला, ये वास्तविक प्रतिबिंब है, फिर इधर रिटर्न जो हुआ वो काल्पनिक प्रतिबिंब हो जाता है। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। फटाफट लाइक मारिए, हर एक क्वेश्चन को आपको डील करवाना। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए आपका नेक्स्ट आपका ध्यान से देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है, किसी बिंदु स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई मालूम पड़ती है उसे काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, ठीक है ना। अंतर भी आपको पूछ सकता है, आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब में, वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर लिखें, ठीक है ना। देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होती है, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होती है, सीधा होती है। फटाफट लाइक मारिए, आपको हर एक प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर डील होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए प्रकाश की परिकिरणन से आप क्या समझते हैं, इसे एक उदाहरण देकर समझाइए। देखिए पहला कहता है प्रकाश का परिकिरणन से आप क्या समझते हैं, इसे एक उदाहरण दे करके समझाना है। देखिए पहले प्रकाश का परिकिरणन से आप क्या समझते हैं, इसको डील करना है। देखिए जब प्रकाश की किरण किसी कण से टकराकर सभी दिशाओं में फैल जाती है, जब प्रकाश की किरण किसी कण से टकराकर सभी दिशाओं में क्या होती है,
फैल जाती है तो इसी घटना को प्रकाश के परिकिरणन कहते हैं। उदाहरण देखिए, प्रकाश के परिकिरणन का ही आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। देखिए, प्रकाश का परिकिरणन के कारण ही आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है? नीला दिखाई देता है। वायुमंडल में नीले रंग का परिकिरणन सबसे अधिक होती है। वायुमंडल में नीले रंग का परिकिरणन सबसे क्या होती है? अधिक होती है। चलिए फटाफट लाइक मारिए, आपको दिखा रहे हैं, ठीक ना। फटाफट इसको लिखते जाइए और समझते जाइए। विद्युत द्विध्रुव क्या है, इसका SI मात्रक लिखें। एकदम BM क्वेश्चन है, एकदम BM क्वेश्चन, समझ गए? 1 नंबर BM क्वेश्चन, इसको फटाफट देखते जाइए। विद्युत विभव क्या है, इसका SI मात्रक लिखें। देखिए, विद्युत विभव विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक धन आवेश को अनंत से एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य विद्युत विभव कहलाते हैं। देखिए, विद्युत विभव का SI मात्रक होता है V। देखिए, V से सूचित किया जाता है इसका। इसे विद्युत विभव को कैसे से सूचित किया जाता है? V से सूचित किया जाता है, ठीक ना। देखिए, V बराबर W/Q होता है। V बराबर क्या होता है? W/Q। और देखिए, विद्युत विभव का SI मात्रक क्या होता है? यहाँ पर ध्यान से देखिए, विद्युत विभव का SI मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। विद्युत विभव का SI मात्रक वोल्ट होता है। चलिए ठीक, लाइक मारिए फटाफट लाइक मारिए, फिर आपको एकदम क्वेश्चन मिलते रहे। देखिए, नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत किसे कहते हैं? ठीक, उदाहरण देकर समझाइए। नवीकरणीय और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत किसे कहते हैं? उदाहरण देकर के समझाइए। देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत ऊर्जा का वह स्रोत है जिसका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, जो कभी खत्म नहीं हो सकता है, उसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। देखिए, मतलब कि ऐसा स्रोत जो कि जिसका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं, ठीक ना, और वो कभी भी खत्म नहीं हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं, ठीक ना। अब देखिए, जैसे में क्या क्या चीज़ है, जैसे लकड़ी हो गया, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। लकड़ी का उपयोग करते हैं, लकड़ी खत्म होती है? कभी भी नहीं खत्म होती, एकदम जहाँ तैसे मिलते रहता है। अब देखिए, अनवीकरणीय स्रोत, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत ऊर्जा के वे स्रोत हैं जिसका भंडारण सीमित है। क्या है? सीमित है, और वो आने वाले समय में खत्म हो जाएंगे, उसे अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। जैसे देखिए, कोयला खत्म हो जाएगा, यूज कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा खत्म हो जाएगा। पेट्रोल ज़्यादा यूज कीजिएगा, खत्म हो जाएगा। और प्राकृतिक गैस जितने भी हैं उसको अधिक मात्रा में यूज कीजिए, वो खत्म हो जाएगा, ठीक ना। फटाफट लाइक मारिए, आपको हर एक प्रकार के क्वेश्चन। ये देखिए, धातु और अधातु क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। धातु और अधातु क्या है, उदाहरण देकर बोलता है समझाने के लिए। धातु अधातु का, देखिए, धातु का जिस तत्व को बाह्यतम या अंतिम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे धातु कहते हैं। देखिए, जिस तत्व के मतलब बाह्यतम या अंतिम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। जैसे कि देखिए, आपको मिल गया यहाँ पे सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? सोडियम का Na, मतलब Na का देखिए कितना होता है? 11 का लास्ट में बाह्यतम कक्षा में कितना होता है? ध्यान से यहाँ आप देख सकते हैं कितना है? 2, 8, 1। संयोजकता इसका निकालना है तो क्या लिखा? 2, 8, 1। इसका सबसे बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन बेस कितना है? इसका 1 है। तो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 1 है। इसी कारण ये क्या है? धातु है। समझ गए? इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कौन धातु है, कौन अधातु है। जैसे मैग्नीशियम का देखिए कितना है? 12 है। इसके लास्ट में कितना है? 2। तो ये क्या है? धातु है। मैग्नीशियम क्या है? धातु है। इस प्रकार से आप पता कर सकते हैं, ठीक ना। अथवा अगर दूसरा तरीका से देखिए, वैसा धातु का परिभाषा, वैसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धन आयन बनाता है उसे धातु कहते हैं। तो देखिए, इसका शॉर्ट डिफिनेशन, वैसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धन आवेश बनाता है। जैसे कि देखिए, 1 बचता है ना सोडियम में, ये क्या करता है? 1 तो जोड़ा नहीं लगता, ये किसी दूसरे को दे देता है, अपना क्या बनता है? धनायन बन जाता है। अगर आप किसी को कर्जा दीजिएगा तो आप अमीर ना आदमी हुए, यही कारण, ठीक। चलिए, मैग्नीशियम का भी उसी तरीका से है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब अधातु का डिफिनेशन। अधातु जिस तत्व के बाह्यतम कक्षा में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे अधातु कहते हैं। जिस तत्व के बाह्यतम कक्षा में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन हो तो उसको क्या बोलना है आपको? अधातु बोलना है। अधातु। अब देखिए, ऑक्सीजन क्या है? अधातु। कैसे? इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक व्यास निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? इसका देखिए, 2 और 6, 2, 8 पूर्ण जाता है, तब इसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 6 है। तो ये ऑक्सीजन क्या हुआ? अधातु हुआ, ठीक ना।
ध्यान से देखिए। उसके बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन का कितना है 9 है। जब इसका हम निकालते हैं 2 और 7, इसका बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन 7 है। तो यही कारण ये क्या हो जाएगा, अधातु हो जाएगा। ये फ्लोरीन क्या है, अधातु। अथवा देखिए दूसरा तरीका से आप कैसे अधातु का परिभाषा दे सकते हैं, कहिएगा वैसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करके ऋण आयन का निर्माण करता है उसे अधातु कहते हैं। मतलब जो कि कर्जा लेता है, जो क्या करता है, कर्जा लेता है, वो अधातु कहलाता है। ऑक्सीजन के बारे में जैसे बताएं तो यहाँ पे देखिए क्या, ये छुआ जो है, छुआ क्या करता है, किसी से अपना तत्व पुराने के लिए क्या लेगा, कर्जा लेगा। और उसके बाद यहाँ 7 देखिए, फ्लोरीन का क्या है, लास्ट में 7 है, अपना तत्व पुराने के लिए क्या लेगा, कर्जा लेगा। यही कारण है कि ये अधातु है। ऑक्सीजन फ्लोरीन क्या है, अधातु है। चलिए फटाफट लाइक मारिए, फटाफट लाइक मारिए। आपको हर एक प्रकार के क्वेश्चन डील करवाएंगे यहाँ पर। देखिए एस्टर का उपयोग को लिखें, एस्टर का उपयोग लिखिए, एकदम बीएम क्वेश्चन है। फटाफट मारिए लाइक, बीएम क्वेश्चन है। देखिए एस्टर का उपयोग, एस्टर का उपयोग प्रमुख उपयोग है, मतलब निम्नलिखित उपयोग है। एस्टर का उपयोग पेय पदार्थ के रूप में किया जाता है, मतलब पीने के रूप में किया जाता है। एस्टर का उपयोग आइसक्रीम बनाने में किया जाता है। एस्टर का उपयोग किसमें, आइसक्रीम बनाने में किया जाता है। एस्टर का प्रयोग मिठाई बनाने में किया जाता है, किसमें, मिठाई बनाने में किया जाता है। फिर देखिए एस्टर का प्रयोग इत्र बनाने में, मतलब सेंट जो होता है, सेंट, एस्टर का प्रयोग सेंट बनाने में भी किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन फटाफट लाइक मारिए फटाफट। संक्षारण है ना, संक्षारण रोकने के लिए उपायों को लिखें, एकदम बीएम क्वेश्चन है, 1 नंबर बीएम क्वेश्चन। संक्षारण के उपाय को लिखें। देखिए क्या कहता है, पहला संक्षारण को रोकने को प्रमुख उपाय है, प्रमुख उपाय मतलब निम्नलिखित उपाय है। धातु के सतह पर पेंट लगाकर संक्षारण को रोका जा सकता है। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, लोहे को, जंग को कैसे रोका जा सकता है, तो पेंट लगाकर पेंट कर देंगे और उसमें जंग नहीं लगेगा और वो बच जाएगा, नहीं जलेगा। धातु की सतह पर एल्युमिनियम या जस्ता की परत चढ़ाकर संक्षारण को रोका जा सकता है। तो धातु की परत पे है ना, धातु की सतह पर एल्युमिनियम या जस्ता की परत चढ़ाकर संक्षारण को रोका जा सकता है। फटाफट लगा मेरी, फटाफट एकदम फास्ट में। देखिए नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, धातु को मिश्र धातु में परिवर्तन कर देनी चाहिए, इससे संक्षारण रुक जाती है, ठीक है ना। धातुओं की सतह पर ग्रीस या वार्निश की परत चढ़ाकर उसे चढ़ा देनी चाहिए। ग्रीस, देखिए ग्रीस या वार्निश की परत चढ़ा दीजिए, उस पर नहीं लगेगा संक्षारण, मतलब जंग नहीं लगेगा, ठीक है ना। आप देखिए 1 नंबर बीएम क्वेश्चन, भर्जन और निस्थापन। 1 नंबर भर्जन और निस्थापन में अंतर पूछबे करता है, ठीक है ना। भर्जन और निस्थापन में अंतर पूछबे करता है। ध्यान से आप देखिए, ध्यान से डील करवा रहे हैं। देखिए अब पहले आपका है भर्जन में, देखिए क्या लिखना है, भर्जन में अयस्कों को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। भर्जन में जो है ना, भर्जन में अयस्कों को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। इसमें देखिए निस्थापन में अयस्कों को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए 2 में भर्जन का उपयोग स्लाइड अयस्कों में किया जाता है, निस्थापन का उपयोग कार्बोनेट तथा हाइड्रो अयस्कों में किया जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए भर्जन की क्रिया में सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होता है। उसके बाद इसमें देखिए निस्थापन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होता है, ठीक ना। 1 नंबर बीएम क्वेश्चन है, भर्जन और निस्थापन में अंतर। आप फटाफट लाइक मारिए, हर एक प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलता है, फटाफट लाइक मारिए, ठीक है ना। उसके देखिए अम्ल क्षार में अंतर लिखे, अम्ल क्षार में अंतर है, 1 नंबर ये बीएम क्वेश्चन है। अम्ल क्षार में क्या लिखना है आपको, अंतर लिखना है, ठीक है ना। देखिए आप यहाँ पे बता रहे हैं आपको, अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल से घुलकर जो हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, मतलब H+ आयन को प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं, ठीक ना। अब देखिए इधर क्षार वे पदार्थ हैं जो जल से घुलकर हाइड्रोक्सिलिक आयन OH- को क्या करता है, प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट फटाफट देखिए आप। उसके बाद अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। क्षार स्वाद में कड़वा होता है, अम्ल स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है, और क्षार जो है, क्षार कैसा होता है, कड़वा होता है, ठीक ना। चलिए
देखिए अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है। उसके बाद क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। क्षार क्या करता है? लाल लिटमस को नीला कर देता है। उदाहरण के लिए देखिए HCl H2SO4। उसके बाद इसका उदाहरण दे NaOH KOH। फटाफट लाइक मारिए, आपको फटाफट मारिए लाइक, एकदम लाइव क्लास चल रहा है आपका। देखिए एलपीजी क्या है? यह एक अच्छा ईंधन है। कैसे? देखिए यह एक अच्छा ईंधन है कैसे? 1 नंबर बीएम क्वेश्चन, ये भी बार बार पूछा जाता है। समझ गए एलपीजी क्या है? देखिए एलपीजी का पूरा नाम क्या है? लिक्विड फीड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड फीड पेट्रोलियम गैस यह एक अनवीकरणीय संसाधन है। एलपीजी ब्यूटेन तथा प्रोपेन का मिश्रण होता है। एलपीजी ब्यूटेन तथा प्रोपेन का मिश्रण होता है। इससे मुख्य घटक ब्यूटेन होता है, ठीक है ना। इसमें मुख्य घटक ब्यूटेन होता है। यह एक गंधहीन गैस है। यह एक क्या है? गंधहीन गैस है। इसमें गंध के लिए इथिलीन मरकैप्टन मिलाया जाता है। गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? इथिलीन मरकैप्टन मिलाया जाता है। इसका उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं, मतलब खाना बनाने में इसका उपयोग करते हैं, ठीक है ना। ईंधन के रूप में इसका उपयोग करते हैं। चलिए अब आपका है एलपीजी का गुण। एलपीजी का गुण क्या है? एलपीजी का गुण, एलपीजी गैस का ऊष्मीय मान अधिक होता है। क्या होता है? ऊष्मीय मान अधिक होता है। यह धुआं रहित होता है, मतलब धुआं नहीं देता है। एलपीजी को जलने पर कोई भी विषैला पदार्थ नहीं बनता है। समझ गए? इससे अगर इसको जलाया जाता है तो इससे कोई किसी भी प्रकार की विषैला पदार्थ नहीं निकलता है। एलपीजी सस्ता होता है। क्या होता है? सस्ता होता है। इसलिए एलपीजी का अच्छा ईंधन, इसलिए एलपीजी क्या है? एक अच्छा ईंधन है। देखिए आपको आज यहीं तक हम बता रहे हैं, ठीक ना। 11 क्वेश्चन को आपको डील किया, आपको यहीं तक बता रहे हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलता रहेगा, हर एक प्रकार की जानकारी मिलते रहेगा, ठीक ना। आप कमेंट कीजिए, कमेंट में आप लोग को देखते रहेंगे हम। आप लोग को कोई भी प्रकार की परेशानी तो उसमें लिखिए कमेंट में, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो, ठीक ना। आपका STD 95 में स्वागत है, ठीक ना। चलिए धन्यवाद। आप लोग यहीं तक ध्यान से देखिए और पढ़िए, यही क्वेश्चन यहीं से आएगा, ठीक ना। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपका पार्ट 2 मिलेगा।